कपास को अंग्रेजी में कॉटन। कपड़े किसके होते हैं? कॉटन। शुद्ध कॉटन का कपड़ा कुछ ज्यादा ही मुलायम हो जाता है। हाँ, नॉर्मल जो गंजी वगैरह पहनते हैं लोग ना, वो शुद्ध कॉटन का हो जाता है। शुद्ध कॉटन पे प्रेस मारिएगा फिर सिकुड़ने लगता है, तो थोड़ा बहुत उसमें मिक्स करना होता है। भारत में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा है। मुंबई पढ़ा रहे थे, 7 टापुओं का शहर, इसको भर और के सही किया, मुंबई को सही किया ना जी। अब ये जो नक्शा है मुंबई का कैसा है? फिजिकल है। बताइए, फिजिकल नक्शा में कुछ खास समझ में आता है? कुछ खास समझ में नहीं आएगा। मुंबई में नॉर्थ मुंबई ज्यादा डेवलप है या साउथ मुंबई? कहीं पे भी साउथ ज्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ पर कोलाबा कहाँ है? साउथ में। नरीमन पॉइंट साउथ, गेटवे ऑफ इंडिया साउथ में। यहाँ पे CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल साउथ। अब आप बताइए, जितना मुंबई अटैक हुआ था, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोलाबा साइड में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने ताज है। और देखिए ये मुंबई को इस नक्शा में देखिए ध्यान से, इस नक्शा में ये साउथ मुंबई का ये एरिया है। ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये एरिया दिख रहा है ना। इसमें 2 साइड में समुंदर मिलेगा, एक इस साइड से समुंदर है, एक इस साइड से समुंदर है। समुंदर है। अब समुंदर के किनारे का एरिया जो होता है ना, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा पर्यटन के क्षेत्र से, सुंदरता, बीच वगैरह। तो एक साइड में आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, और दूसरे साइड में मिलेगा आपको ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल। इस साइड में एयर इंडिया बिल्डिंग, एयर इंडिया बिल्डिंग से ही सेना का एक स्नाइपर था ना, ट्राइडेंट होटल में एक आतंकवादी को गोली मार दी। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एयर इंडिया बिल्डिंग है। तो ये एरिया यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम, ये सब एरिया जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप है यहाँ पे साउथ के एरिया में यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोर्ट हो जाएगा। क्या होगा? पोर्ट। और ये वाला पोर्ट बताइए तो कौन होगा? नवा शिवा। और इधर वाला मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। अब आप बताइए, अगर समुद्र में सुनामी वगैरह आता है तो डायरेक्ट इन पोर्ट को हिट कर पाएगा? हाँ, नहीं हिट कर पाएगा। यहाँ पे सेफ भी है कि नहीं है? बहुत सेफ है यहाँ पर। समझ में आ गया? तो ये नीचे वाला एरिया बहुत ज्यादा डेवलप है। आगे बढ़ते हैं। अभी CST स्टेशन पे जो है ना, वहाँ पे अपने बैच के लगभग 60-65 लड़के, पिछले बैच के 21 स्टेशन वहाँ पे है सब। हाँ, हमको लगा सब आते हैं सब तो मिलने, तो कहते सर वो बैच में जो इधर वाले बेंच पे बैठता था वो भी CST पे ही है, वो इधर बैठता था। हम कहे कि ऐसा लग रहा है जैसे एगो बैच ही उठा के उधर रख दिया। अलग अलग इंडिया में तो भाई हर जगह पे ट्रांसफर होगा, लेकिन एक सिंगल स्टेशन पे 60%। CST स्टेशन भी बहुत बड़ा है। मुंबई की लाइफ लाइन, मुंबई की लोकल को कहा जाता है यहाँ पे। ये एरिया समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? थाने तो साइड में चला जाएगा, साइड में आ जाएगा। ये बीच का एरिया, ये तो समुंदर का एरिया हो गया, बीच वाला ये बीच में समुंदर हो गया ना। यहाँ पे यहाँ ट्राम्बे, क्या मिलेगा? ट्राम्बे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में है। कहाँ पे है? ट्राम्बे में। वो भी समुद्र के किनारे हो जाता है, समुद्र साइड में आ जाता है। बीचों बीच मुंबई में क्या है? एयरपोर्ट, एकदम बीचों बीच में ही आ जाता है। यहाँ पे नया एयरपोर्ट कहाँ बना है? नवी मुंबई। बताइए, नवी मुंबई ज्यादा डेवलप है या मुंबई? मुंबई के चारों ओर से समस्या है, चारों ओर से। 3 ओर से तो समुद्र, और ऊपर में पहाड़, ऊपर में क्या है? पहाड़। मुंबई और ये हो गया नवी मुंबई, मुंबई और नवी मुंबई। तो ट्रांस हार्बर लिंक जुड़ जाएगा तो नवी मुंबई और मुंबई क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। तो मुंबई बता दिए आपको, ये पूरा शहर क्या हो गया? मुंबई। दादर हो गया, बांद्रा हो गया, सांता क्रूज, यहाँ पे ये वर्ली हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक हो गया वर्ली, एक हो गया बांद्रा। अब इस नक्शा में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक साइड में यहाँ पर, ये उस नक्शा से कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइड में क्या हो जाता है? बांद्रा, एक साइड में वर्ली। अब इस 20 शहर से जाने में ना बड़ी झमेला होता था, जाम का। समुंदर में अगर पुल बना देंगे, जमीन खरीदने का झमेला नहीं है। सरकार को जमीन खरीदने में बहुत पैसा लगता है और उसपे से भी टाइम भी लग जाता है। समुंदर में पुल बनाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो महंगाई निकल जाता है हम लोग जमीन खरीदने के दाम पे, क्योंकि समुद्र में जो महंगा पड़ेगा, जमीन पे बनाएंगे सस्ता पड़ेगा, तो जमीन किसी से खरीदना पड़ेगा। मुंबई की जमीन समझ रहे हैं कितना महंगा होगा। तो सरकार ने कहा, ये भैया इनने से सड़क ना बनते हो, समुंदर में बनो, बांद्रा वर्ली सी लिंक। क्या बना दिया? बांद्रा वर्ली सी लिंक। समझ में गया? आगे इसको ही कोस्टल लाइन का प्रोजेक्ट है, इसको धीरे 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 पूरे मुंबई के बाहर बाहर बिछा दीजिए भैया।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आने वाले समय में जब जैसे डेवलप होता है सर, प्लानिंग का हिस्सा होता है, आगे बढ़ जाती है यहाँ पे, और इसको आगे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करके हाईवे से जोड़ देना है। और यहाँ तो एक तो बन ही रहा है नवी मुंबई के लिए, अगर इधर से भी एक बना दिया तो आपको मुंबई से बाहर बाहर जिनको 20 शहर में जाना है वही जाएंगे, तो बड़े शहर के लिए ज्यादा प्लानिंग होते हैं। मुंबई इंडिया की इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहा जाता है। बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेज वगैरह कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में इकोसिस्टम होता है। ये देखिए, अगर मान के चलिए कोई बड़ी कंपनी है पटना में आएगी, तो जिसके लिए मिलने आई है बस उसी से मिल सकते हैं। मुंबई में जा रहे हैं तो हर जगह आप मुलाकात कर सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम का होना जरूरी है। जैसे आप पटना में पढ़ने आए हैं, आपको फोटोकॉपी का दुकान अगल बगल में मिल जाएगा, वो महंगा मिला तो 10 ठो मिल जाएगा, सब्जी 10 ठो मिल जाएगा। आप एक कटोरा लेके 10 रुपया का सरसों तेल खरीद दीजिए, वो दे देगा। ये नहीं कहेगा कि अरे इसका 10 रुपया खरीदने चला। तन जाइए कंकड़ बाग में, मुंह देखेगा 10 रुपया के तेल, कान में डल तो का बाबू। मुंबई समझा दिए थे। मुंबई, नवी मुंबई वगैरह। नवी मुंबई क्या है? नया है। अब मुंबई के बारे में बताइए। ट्राम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ ट्राम्बे। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा शिवा, हाँ नवा शिवा कहाँ है? नवी मुंबई में। अब मुंबई तो है भाई, मुंबई तो बहुत वर्कलोड हो गया था। नवी मुंबई आधुनिक है। यहाँ पे अलग अलग टापुओं पे बसा था कौन सा देश सर? मुंबई। कौन? मुंबई। बता दिए थे सब मुंबई के बारे में। अब हम महाराष्ट्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। मुंबई का बीच वाला स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, अभी नाम हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो CST बोलते हैं शॉर्टकट में उसको, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। महाराष्ट्र वाले लोग को कोई दिक्कत? ऑनलाइन में महाराष्ट्र वाला भी है। ऑनलाइन से एक फायदा हुआ कि आप कहीं से बैठ के कहीं पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र यहाँ पे ये हो गया मुंबई, समुद्र के किनारे। मुंबई का नक्शा समझ में आ गया? किसी को मुंबई में दिक्कत? चलिए, अब मुंबई से जस्ट ऊपर मिलेगा थाने। आप अपने नक्शा में देखिए, मुंबई के ऊपर थाने। पहला मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल किन दो शहरों के बीच? मुंबई से थाने। थाल घाट धर रहा मुंबई से थाने के बीच। पहला ट्रेन मुंबई से थाने। अब पहला विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। कुर्ला यहाँ बीच में है, मुंबई से कुर्ला। यहाँ पे है क्या चीज? कुर्ला। और ये मुंबई। तो बताइए, पहली ट्रेन मुंबई से कुर्ला, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। अब पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुंबई से कुर्ला, यहाँ पे बीच में है कुर्ला, और साइड में क्या है? थाने। थाने आ जाता है पहाड़ के उस साइड में, थाने। मुंबई से थाने। थाल घाट धर रहा मुंबई से थाने। पहली ट्रेन मुंबई से थाने, मिल गया। थाने के आगे समुद्र के किनारे दिखिएगा तारापुर। पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर। 1972 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तो तारापुर है, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। और उसके बाद पूछेगा भारत में परमाणु रिएक्टर मतलब परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, मुंबई के कहां पे है? ट्राम्बे में। मुंबई का पिछला हिस्सा क्या है? ट्राम्बे। दिखाया ना नक्शा में? बताइए ट्राम्बे इसमें किधर है? ये एरिया में। यहाँ पे ट्राम्बे बताया था ना, मुंबई की ट्राम्बे बड़ा सारा ये रहा ट्राम्बे, दिखा ना ट्राम्बे। कुर्ला तो यहाँ हो गया, कुर्ला के साइड से इधर हो गया, इधर हो गया बांद्रा, यह हो गया वर्ली। इस समुद्र का रास्ता बांद्रा वर्ली सीलिंग। अब ये बाहर में बना देगा कौन सा रोड? कोस्टल रोड। और यहाँ मुंबई या नवी मुंबई को जोड़ देगा ट्रांस हार्बर लिंक, ट्रांस हार्बर लिंक। अब सोचिए, आप थोड़ा सा सोच के देखिए अपने देश की स्थिति को। क्या ये सड़क अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हो जानी चाहिए थी? अब हम लोग 2023 में अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि अब फाइनल हो जाएगा 2 साल 3 साल। जरूरत पड़ने पे हम लोग काम करते हैं, और चाइना भी यही गलती करता था 1980 तक में, कि जब जरूरत पड़ी तो शहर को बड़ा करो, जरूरत पड़ी तो सड़कों को बड़ा करो, रेलवे लाइन बड़ा करो। माओ जेडांग के बाद यहाँ पे जब उदारीकरण वहां पे चालू किया, उसने कहा कि नहीं, आप सोचो कि आगे 100 साल की क्या जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमको क्या बसाना है? शहर बसाना है। आज पटना की मूलभूत समस्या में यही है। हम पटना के मतलब पटना या पूरे बिहार में
आज हमारी क्या जरूरत है, हम उस जरूरत के हिसाब से शहर को प्लान करते हैं और वो प्लान एग्जीक्यूट करते करते, कंप्लीट करते करते 20 साल निकल जाता है। वो प्लान आप जो अभी बनेगा वो 20 साल बनते के साथ डे 1 से 20 साल पुराना हो गया, वो क्या झेलेगा 10 साल आगे की चीजों को, समझ रहे हैं? तो ट्राम्बे में हमारा पहला क्या था, एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, यहां तक मैं समझ में गया, सॉरी तारापुर में। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, वापस आएंगे ठाणे, आगे ठाणे, ठाणे के आगे देखेंगे नासिक, मिल गया नासिक, ऊपर में ठाणे के ऊपर कौन सा जगह होगा, नासिक। थोड़ा सा ठाणे के ऊपर देखिएगा ना, क्या मिलेगा, नासिक। ठाणे से ऊपर में क्या मिलेगा, नासिक। प्याज वगैरह कहां से आता है, नासिक। अंगूर उत्पादन के लिए नासिक, प्याज अंगूर के लिए नासिक, और संतरा वगैरह खट्टे फलों के लिए नागपुर, अब प्याज वगैरह के लिए नासिक, नासिक में। अब प्याज अगर नासिक का प्याज अगर क्या हो जाता है, सप्लाई में अगर लेट हुआ या कभी प्रोडक्शन कम हुआ तो हमारे यहाँ प्याज भाग जाएगा 200 रुपया। सबसे ज्यादा खेती में नौटंकी प्याज और टमाटर करते हैं। देखा देखी नींबू का भी आदत बिगड़ गया था। खैर नींबू के बिगड़ने फायदा क्या है भैया, कौन सा ज्यादा उसका यूज होता है, कोई बहुत बड़ा तो यूज नहीं है, नहीं यूज करेंगे नींबू का चल जाए बिना नींबू के डाल दो यार, हजमोला डाल दे। हाँ लड़का सब नींबू डलबो नहीं करता है, सब बिना नींबू। कौन नींबू डालता है जी खाना में, लड़कों के हाथ का खाना खाइए बहुत टेस्टी रहता है। हाँ कौन सा प्याज मजबूरी में छीलता है सब, लहसुन छीलता ही नहीं है, कंप्लीट लहसुन डाल देगा उसमें आप सीधा। अब बाई दी अगर किसी को कूचना होगा ना तो छिलका भी नहीं छोड़ाएगा, सीधे डालेगा कच्चा टूच टाच के गिलास में कूच के डाल दिया, मुंह में निकाल निकाल खाएगा लहसुन। आप लोग को विचित्र लगे जेल में खा रहे हैं, अच्छा लगता है खाने में। लड़के लोग का खाना जो होता है वो 7 बजे बुलाएगा, 11 बजे खिलाएगा, इसलिए क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और जो उसके अगर लड़का किसी को बोला दे भाई मेरे यहाँ आना आज खाना खाने के लिए, उससे काम भी करवाएगा। ए बर्तनवा धो दियो। तो प्याज उत्पादन के लिए कौन जगह है, अंगूर के लिए ना, अंगूर को सुखा देंगे क्या बन जाता है, किशमिश, किशमिश वगैरह बन जाता है। तो किसके, नासिक है, नासिक उत्पादन उसमें ज्यादा हो जाता है प्याज वगैरह के उत्पादन में। प्याज में एक और समस्या आती है ना, जब हम प्याज को स्टोर करते हैं ना, तो प्याज को जब भी स्टोर किया जाता है तो उसमें प्रॉपर हवा लगनी चाहिए। प्रॉपर क्या लगना चाहिए, हवा। तो उसमें ना लोहे की जाली का एक कुआं जैसा बनाते हैं, कुआं समझते हैं, इनार वेल, ठीक है। उसमें प्याज को जब स्टोर किया जाता है तो लोहे की इस तरह से बना देते हैं और 2 लेयर में रहता है, बीच में खोखला रहता है, और इसी के बीच में क्या भर दिया जाता है, प्याज। इसके बीच में क्या भर दिया जाता है, प्याज, ताकि हवा आते जाते रहे। तो ये एक मंजिला मतलब 10 फीट की हाइट का बना दिया जाता है। इसमें ना 20 से 30% प्याज दब के या किसी भी तरह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसके बाद से प्याज का स्टोरेज व्यवस्था अभी भी प्राचीन समय में आ रही है। गवर्नमेंट किसानों के भरोसे छोड़ दी है कि तुम 1 कुंटल प्याज उत्पादित करो, 100 किलो उत्पादन करो, उस 100 किलो के लिए तुम खाद डालो, उसमें पानी की व्यवस्था रखो, कीटनाशक डालो, कटाई करो, उसको सफाई करो, उसके बाद स्टोर करो, सब पैसा अपना लगाओ। 100 किलो बनाए, 20 किलो दब के खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, हमको चाहिए एकदम फ्रेश। किसान कहाँ से इतनी व्यवस्था रख पाएगा। प्याज को रखने के लिए व्यवस्थाएं अलग होनी चाहिए, उसका व्यवस्था अलग होता है। एक के ऊपर एक 4 लेयर तक सहता है प्याज। आलू नहीं है कि 5 लेयर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 लेयर सहता है। तो उस हिसाब से कन्वेयर वाला सिस्टम रहे प्याज वगैरह के लिए। तो खेती पर नहीं कभी किसान ने आधुनिकीकरण पे ध्यान दिया, और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसानों को 5 किलो अनाज दे दो, अकाउंट में 500-500 रुपया दे दो, उसके लिए किसान खुश हो जाएगा। देखिए जिंदा रहना विकास नहीं होता है, समझ में आएगी नहीं? क्या कितना दुख की बात है कि किसान को 5 केजी अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, समझ में आएगी नहीं? ये तो वही बात है कि भारत के शिक्षकों को एबीसीडी याद कराने के लिए लाइन में लगा दे। क्या है? तो एबीसीडी की किताब बिक रहा है। अगर भारत में एबीसीडी की किताब बेचने के लिए शिक्षक लाइन में लग गए तो क्या आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को क्या कहिएगा? चौपट कहेंगे ना। तो भारत में उसी तरह किसान जो है बंजर जमीन से खेती करने वाला 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा रहता है।
जिसको हम लोग कृषि प्रधान देश में, जिसको हम लोग गर्व से कहते हैं कि अनाज दिया गया, शर्म की बात है ये कि अभी भी हमारी स्थिति ये है। उतना किसान जो है ना 5 किलो उसके खेत में जब कटिया चलेगा तो इसे दे देता है, ले जा। ये हाल हो गया यहां पर। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? तो नासिक वगैरह किस चीज के लिए भैया? प्याज उत्पादन, प्याज और मिल गया आप लोगों को नासिक। इसके इधर पड़िए शिरडी। शिरडी थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो क्या मिलेगा? शिरडी। शिरडी के साईं बाबा। शिरडी मिल गया। शिरडी के प्रसिद्ध साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जी, साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा मिल गया। उसके बगल में आप जाएंगे तो मिलेगा दौलताबाद। मिल गया। उसी को देवगिरी या दौलताबाद, बगल में देखेंगे देवगिरी या दौलताबाद। मिल गया। देवगिरी या दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ला दिया? दौलताबाद। अब बैला गर्मी के दिन में लेके चल गया दौलताबाद, आधा आदमी को ले आके मार दिया, आधा को वापस ले जाके मार दिया। राजधानी बदला मोहम्मद बिन तुगलक, असफल हो गया। नोट बदला मोहम्मद बिन तुगलक, असफल हो गया। मोदी जी ट्राई मारे नोट बदलने के लिए कभी सफल नहीं हो सकता है नोटबंदी। नोटबंदी बहुत ट्रिकी चीज है, बहुत कम चांसेज है सफल होने का। 1 लाख बार कीजिएगा तो शायद एक बार सफल हो पाइएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या प्री प्लान होना जरूरी होता है किसी भी चीज की नोटबंदी के लिए। नोट में एक ही देश तभी जब नोट करप्शन को कम हुआ है जब चीजें ऑनलाइन हुई है और नोट का वैल्यू बहुत छोटे छोटे रहा है। जैसे 100 रुपया का नोट, सपोज कल्पना कीजिए कि भारत में 100 रुपए से ज्यादा का नोट ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि ऊपर के नोट बंद हो गए, 200 और 500 के, 1000 तो पहले ही हो गया था, 2000 अभी निपट गया। समझ में गया? 100 रुपए से ज्यादा का नोट ही नहीं है। बड़ा करप्शन के लिए बड़ा पैसा चाहिए। देश को नुकसान छोटे करप्शन से भी है, बड़े करप्शन से भी है, लेकिन ज्यादा नुकसान बड़े करप्शन में, जहां करोड़ों की धांधली हो रही है। और नीचे वाला जो है ना, व्यक्तिगत फायदा के लिए, व्यक्तिगत घाटा के लिए, देश को घाटा हर एक करप्शन से, लेकिन ज्यादा घाटा बड़े करप्शन के लिए। अब आप कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ की रिश्वत देनी है और 100 रुपया से ज्यादा का नोट भारत में है ये नहीं है। 4 को बोरा लगेगा 1 करोड़ के लिए। ऑनलाइन करेंगे पकड़ा जाएंगे, जहां ऑनलाइन किए धाए दे पकड़ाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन में ना आपका अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड सब कुछ, और जहां अकाउंट नंबर डाले तो अकाउंट खुलवाते समय आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक सब दिए होंगे। सरकार चाहती आओ बबुआ तू ऑनलाइन आओ कि नशा गया यहाँ पे। ऑनलाइन 1-1 रुपया का हिसाब रहता है। अच्छा, ऑनलाइन में भूल नहीं ना सकते हैं, अगर आप 10 साल पहले अकाउंट से पैसा दिए रहेंगे ना तो बैंक में निकाल लेगा, हिस्ट्री में से निकल। अच्छा, रिचार्ज किया गया 13 रुपया, कौन है रे? समझ में आ गया? कई को का तो चेहरा उतर गया भगवान हम कोई लो रहे हैं। समझ में आ गया? इतना ही नहीं, रिचार्ज अगर आया भी तो कहां से? समझ में आ गया? ये कौन करा? अब हम दुकान से रिचार्ज कराएंगे लेकिन करवाएगा तो जरूर रिचार्ज हम। तो आप समझिए, बड़ा करप्शन जो 1 करोड़, बड़े करप्शन में ना 100 करोड़ 200 करोड़ तक का रिश्वत चलता है। ये बड़े बड़े मतलब रिश्वत या फिर इधर का पैसा उधर करना। तो पूछ कीजिए कि 100 रुपए का नोट है, आपको क्या लगता है 1 करोड़ रुपया खपाने में ना उनका नानी मर जाएगी। ठेला करना पड़ेगा, का हो रिश्वत दे ले जी, तो का हो मिलो 100 रुपया का नोट प्रचार हो जाएगा। और धीरे धीरे एक बार में अचानक से नहीं, जैसे 500 का है, जैसे 2000 गया, 1000 गया, अब जैसे एक और स्टेप आए 500 वाला निपट जाए, ठीक है, बचेगा 200, फिर निपटेगा 200। क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में माइक्रो फाइनेंस में सबसे आगे, हम 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता UPI सब करने में। तो अचानक से नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे हम लोग, अचानक से मार दिए दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, ये हर जगह में भी, दहेज का भी पैसा ऑनलाइन कोई नहीं लेता है। दहेज का पैसा भी क्या लेते हैं भाई? भारत में ना कुछ दहेज जो लेते हैं ना उसके लिए एक सर्टिफिकेट टाइप का जैसे नियम बना दे कि 20 फीट ऊपर झंडा लगा दो घर के ऊपर जिसपे लिखा मैंने दहेज लिया है,
कुछ ना कुछ उसको बेइज्जती टाइप का रहना चाहिए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं कि मैंने दहेज लिया है। और अगर आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि अगर दहेज दीजिए तो स्टैंप पे लिखवा लीजिए कि इनकेस विवाद होगा तो कुल वापस लिए। तो समझ में आ गया। माँ बाप को लगता है ना कि जैसे आप लोग यहाँ है ना, आलू प्याज है लोग कि ज्यादा देर हो जाएगा तो खराब हो जाएंगे। आप पढ़ लिख के साबित कीजिए कि आलू प्याज नहीं है, सोना है, जितना देर रहेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप दिक्कत क्या है, समाज में यही धारणा है। किसान को लगता है ना कि गेहूं रख लेंगे तो अगली सीजन में बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान जो है ना लड़कों को गेहूं समझता है। मतलब समझिए एक, अरे छोड़ो ना, क्या 2500 पे 3500 पे बिया हो तो 30 पे हो तो यहाँ पे आप लोग के प्रति ना उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हम लोग कैसे कोई किसी के यहाँ केला, कोई किसान एक केला बेचने के लिए बैठा है, भाई उसके ऊपर प्रेशर है, भैया इसको हटाओ जल्दी, ज्यादा दिन वाले। ऐसा क्या क्या हो गया ऐसा आखिर समाज में। इसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। केवल आप दूसरे पे अपनी गलती नहीं थोप सकते हैं। यहाँ पर लड़ भिड़ के कैसे भी करके सीरियस पढ़ाई करके निकल जाइए। यहाँ पर हकीकत में आप लोग पढ़ाई जितना आप आराम से करते हैं उतना भी नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए अगर समाज मौका दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो कम से कम आप समझिए, अगर आपको कम टाइम में रेस दौड़ जीतना है तो एक ही रास्ता है, तेज दौड़ो। दूसरा क्या ही रास्ता है। अगर लड़कों को टाइम ज्यादा दिया जा रहा है और लड़कियों को टाइम कम दिया जा रहा है और रेस बराबर ही दौड़नी है, एक ही रास्ता है, तेज दौड़ो। छोड़ो इन गधों को, रिचार्ज कराते रहे सब। क्या बात की है कि दहेज नहीं लोगे तो समाज, कौन समाज कोसेगा। लड़के में गड़बड़ी था तो उससे पूछिए आपको कैसे पता चला गड़बड़ी था। इसका कहना है कि सर अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो समाज कहता है कि लड़का में कोई गड़बड़ी था, तो उससे पूछे तारा कैसे पता चलो। हाँ किसी को दिक्कत। दहेज एक अभिशाप है, इसको चाहे जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ज्यादा सही है। लड़कियों को, महिलाओं को, ये सब चीजों को अपने मतलब एक आप लोग तैयार अपना एक संगठन बना के कोई इस पे सोचना चाहिए ठोस कदम। यहाँ पर दिमाग में बस बैठा दो कि जो लड़की दहेज लेके नहीं, जिसका दहेज नहीं लिया गया, वो घर को बहुत अच्छे से रखती है। ज्यादा दिन का नहीं, मतलब देखिए किसी समाज को बदलने में 30 से 40 साल लगते हैं। दिक्कत क्या, आप युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में दो खराबी है। एक गरम दल तुरंत हो जाता है सब, हिंसात्मक, और तुरंत रिजल्ट खोजता है सब, अगले दिन से दहेज खत्म, 2024 में खत्म। नहीं, गांधी जी 1916 में कंप्लीटली भारत में शिफ्ट हो गए कि भैया अब हम यहाँ पे हम 1915 में आने के बाद साबरमती आश्रम 17 से उन्होंने आंदोलन चालू करे, चंपारण। इससे पहले भी वो जुड़े थे लेकिन भारत के आंदोलन में घुस गए। तो 1917 में आजादी हुआ, 47 में कितना साल लगा, 30 साल। धैर्य है 30 साल, 30 साल उस इंसान ने दिया है, तो आने वाले 3000 साल अमर हो गए हमेशा के लिए। उस तरह से बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर एक बार समाज में ये सेट हो, दिमाग में बैठ जाए कि भाई मतलब दहेज जो नहीं लिया बहुत अच्छा से रहेगी, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। जैसे गांव में एक लोगों के दिमाग में बैठल है ना, ढेर पढ़ल लिखल लड़की है, बात सुनेगी किसी का, कहां से बैठा दिए आप लोग ये बतिया। आखिर आप लोग बैठा नहीं दी। गांव में आप जाइएगा, विचारधारा देखिएगा बूढ़े लोगों का, अरे शहर के पढ़ल लिखल, अब सुन तो ये विचारधारा कहां से बैठ गई। तो ये विचारधारा क्यों नहीं बैठ गई कि अरे दहेज नहीं ली है, दहेज लेके ना आई है, अब सुनेगी। ये विचारधारा काहे नहीं बैठा दी, और दहेज न लेके आई है अब तो सुनो, ये भी बैठा दीजिए। एक यो बात बैठा दीजिए कि दहेज नहीं ली है ना, एकदम बहुत अच्छा से परिवार रखेगी, ये भी बैठा दीजिए। हम क्या बता, अगर हम अकेले हम रहते तो हम तो टांडव कर देते, दहेज लेता तो किडनी उडनी निकाल लेते। ऊपर वाले को लग गया कि इसको लड़की बनाएंगे ना, बहुत खतरनाक निकल जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको क्या करो। देखो हमारे अपन, देखिए क्लास की लड़कियां आप सब राखी बांधती हो, आप सब हमारी बहन है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, मेरी अपनी, लेकिन हम इस तकलीफ को समझते हैं कि एक जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं उनको दो समस्या है, एक अच्छा परिवार मिलेगा कि नहीं, दूसरा लड़कवा अच्छा है कि नहीं, और एक दहेज। वो तीन तीन चीज लेके झेल रहा है। कई बार परिवार बहुत अच्छा होता है, लड़के शराब पी के उल्टल है,
कई बार लड़का अच्छा होता है, परिवार चौपट है, समझा? एक से एक समस्या है सोसाइटी सब में। अब लड़ो तुम लोग इस सब चीज के लिए, अब बढ़िया बात के लिए, ये नहीं कि हमको बाल झाड़ने की आजादी होनी चाहिए। लड़कों में एक खासियत होती है, छोट मोट मामले के लिए बातें नहीं उठाता है, छोटे छोटे चीजों के लिए अगर मुंह खोलने लगिएगा ना तो एक दिन बड़ा चीज हाथ से चला जाएगा, समझे? यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हमें बहुत अच्छा चाहिए तो थोड़ा सी अच्छी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बिना छोड़े आपको कुछ नहीं मिल सकता, हर चीज आपको नहीं मिल सकता, छोड़ना पड़ेगा। सोचिएगा यूपीएससी निकल जाए, चपरासियों का एग्जाम निकल जाए, दोनों गड़बड़ा जाएगा, दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। लड़कों को, लड़कियों को मत भड़काइए, अपना अधिकार मांगना, अगर भड़काना है तो समझ जाओ कि हम भड़का रहे हैं, ठीक है? लड़की लोग, आप लोग दिमाग में बस बैठा दीजिएगा यहाँ पे, और कितना आप टारगेट लेके चलिए 20 साल इस जीवन में। समझिए कि जैसे भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था तो शरीर त्याग के दिए थे ना, फांसी लग गए थे। अभी तो आपको कोई फांसी नहीं लगा, आप लोग को कोई फांसी लगाने जा रहा, लेकिन दिमाग में जिस दिन समाज में बैठ गया, अरे भैया दहेज न ले लो, गलती कर दिया, बस समाज में ये बात फैल जाए, दहेज ले लिया, अरे गलती कर दिया, अब तू झेलियो, गइलो तुम खत्म। और अगर समाज में बैठ गया तुम दहेज नहीं लिए, यार तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा होगा, तो कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑफिस जाने से पहले टिफिन मिल जाता है यहाँ पे। अब दहेज लिया है, अरे एक दिन खुद से बना लिया करो जी। आप समझ रहे हैं? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और महिलाओं में क्या चीज है, महिला को ज्यादा सताने लगती है, समझ में आ गया कि नहीं? महिला की मेंटेलिटी, हम ऐसा नहीं करें किसी की बुराई करें। आप देखिएगा, दामाद बहुत अच्छा है क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, अब बेटा बहुत खराब है क्योंकि बहू को मानता है। ये ससुर नहीं सास बोलती है, इसलिए हम इस सबको कहते हैं सब, सब विष्णु है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़े तो बताइए, राजधानी चेंज किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां लेके चल गया? सफल हुआ? नहीं सफल हुआ। अंग्रेजों की राजधानी सफल हो गई थी, कलकत्ता से उन्होंने दिल्ली ले गए, और वो भी सफल नहीं हुई थी। राजधानी शुरू से ही दिल्ली थी। भारत या तो पटना से कंट्रोल हुआ था प्राचीन काल में, और प्राचीन के बाद अगर कहीं से कंट्रोल हुआ है तो डायरेक्ट, और डायरेक्ट कहां से? दिल्ली से। डायरेक्ट कंट्रोल कहां से हुआ है? दिल्ली से, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन दिल्ली का बहुत ही क्या है, बेहतरीन है। वहां पे क्लाइमेट, ज्योग्राफी, एरिया वाइज सब चीज ठीक है। मिल गया आपको दिल्ली, दौलताबाद, उसी का नाम देवगिरी या दौलताबाद। वही मिलेगा औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद मिल गया, हाँ औरंगाबाद दौलताबाद दोनों एक ही पास मिलेंगे, मिल गया। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा, देखिए मुगल शासक शाहजहां जो था ना, शाहजहां वो दिल्ली देखता था, शाहजहां वगैरह दिल्ली वगैरह का एरिया देखता था, और उसने ना दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दे रखी थी? औरंगजेब को। तो औरंगजेब को औरंगाबाद का क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था? गवर्नर। औरंगजेब का पूरा ध्यान रहता था शासन प्रशासन में, और वो काफी ज्यादा ना शासन व्यवस्था में घिर गया। और दिक्कत क्या हुआ ना, वो शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी, उस समय तो छत्रपति नहीं बने थे, वो एक सामान्य घर के थे, धीरे धीरे लड़के अपना अधिकार लेके और आगे बढ़े। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से उसका बहुत ज्यादा क्या हो गया, विवाद हो गया। इस वजह से ना वो पर्सनली दुश्मनी में ज्यादा उलझ गया। अकबर कभी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं लिया, वो देखा था कि अगर इनसे हमको दुश्मनी भी है लेकिन साम्राज्य के लिए दिक्कत न है तो दुश्मनी करता था। लगता था कि इससे दुश्मनी भी है लेकिन हाथ अगर मिला लेते हैं तो साम्राज्य के लिए ठीक है, तो हाथ मिला लेता था। औरंगजेब क्या था, पर्सनली ले लेता था, ज्यादा ले लिया उसने छत्रपति शिवाजी को। इस वजह से उसने सारा रिसोर्स कहां लगा दिया? साउथ में, औरंगजेब। और औरंगजेब की पत्नी जो थी दिलरास बानो बेगम, वो देखती थी मेरे सास मुमताज, मुमताज की याद में ताजमहल बनाया ससुर जी, और उससे बार बार दिमाग खाती थी, मेरे लिए भी बनवा दो, मेरे लिए भी बनवा दो। ये कोई बात है? अपने से बोला जाता है जी। अरे वो मानेगा तो खुद ही बनवा देगा यहाँ पे, लेकिन बार बार बोलती थी तुम्हारे पापा शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवा दिए ताजमहल, हमारे लिए नहीं बनवाए। नहीं समझा? औरंगजेब भी तो वही था, बोलना चाहिए कि मुमताज ईसन हो।
तो दिन बाद उसका क्या खाती रहती थी, दिमाग खाती रहती। तो इसने अपने एगो ठेकेदार को बोला ताजमहल देख के आओ। एक के बार भेजा देखने के लिए, देख लिया, हाँ बनवा दीजिए, एक ईंटा पत्थर गिरा दो, सीमेंट 4 एक का मसाला बना जोड़ दो, बना दिया ताजमहल। उसे कहा जाता है ताजमहल का घटिया नकल। ताजमहल का नकल नहीं, ताजमहल की घटिया नकल। तो हो गया काम खत्म। वो देखती तो गुस्सी वो करती थी। वहीं औरंगजेब को दफनाया गया, वो बनवा दिया वहां पे, जबरदस्ती बनवाइए तो क्या होगा। देहात में कहावत कहते बिना मन के बिया कौन पट्टी ले से नूर। जिसका देखिएगा मन से बिया नहीं करेगा, सिंदूर लेकर जो एकदम बढ़िया से मन से बिया करेगा, खूब बढ़िया से लगाएगा। मुमताज के लिए शाहजहां ने बहुत मन से बनवाया था, और दिलरास बानो बेगम के लिए मन से नहीं बनवाया था। तो ऐसे टेढ़ टाड़ बना दिया। कहां पर? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ताजमहल का घटिया नकल औरंगाबाद। ऐसे जबरदस्ती द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, लेकिन ताजमहल इतना सुंदर नहीं है, जिसका मुख्य रीजन दिलरास बानो बेगम। अपने जाके क्या करती थी, बोलती थी, डायरेक्शन देती थी, ऐसे बनाओ। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? औरंगाबाद, दौलताबाद, ये सब मिल गया जगह आप लोग को। अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की सीमा, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा लगती है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना आपको मिलेगा भुसावल, और उसके बगल में आपको मिलेगा बुल्ढाना। भुसावल और बुल्ढाना मध्य ऊपर के पास में, मध्य प्रदेश के पास से जगह। कौन सा जगह है? भुसावल, और उसके नीचे बुल्ढाना। 2 जगह मिल गए, भुसावल और बुल्ढाना। भुसावल में केला उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, केला उत्पादन ज्यादा होता है। भुसावल का 2-3 गो केला खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, समझ में आ गया? और पकने के बाद भी हरे दिखता है, वो पकने के बाद भी कंप्लीट पीला नहीं होता है, हल्का सा कलर उसका कम हो जाता है, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाता है। अब 2-3 गो खा लिए, 4 गो तो आपका क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। यहाँ पे और हाजीपुर में केली होती है। 2 दर्जन खैला के बाद आदमी खोजता है अरे भाई कुछ और मिल तो। अच्छा मीठा लेकिन ज्यादा लगता है हाजीपुर वाला ज्यादा मीठा लगता है, और यहाँ वाला भी मीठा ही लगता है, लेकिन यहाँ वाले का केला जो होता है पेट भर जाएगा आपका भुसावल में। अगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसके बगल में बुल्ढाना है। कौन सा जगह है? बुल्ढाना। बुल्ढाना हजारों साल पहले बुल्ढाना में एक उल्का पिंड गिरा था। अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरी चट्टानी टुकड़ा को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और गिरता अमूमन वो क्या होते हैं ना, गिरने से पहले ही जल के खत्म हो जाते हैं। जैसे हम लोग जब दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है, ब्लास्ट करता है, जल जाता है, जलने के बाद उसका एरिया नीचे पहुंचता है। लेकिन कई बार मिस फायर हो जाता है नीचवा के ब्लास्ट कर जाता है। वैसे उल्का पिंड में भी होता है। दूसरे ग्रह से चट्टानी टुकड़े गिरते हैं तो वो जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर साइज में बहुत बड़ा है तो जल के खत्म होने से पहले नीचे क्या हो जाता है? गिर जाता है, और वो बहुत बड़ा झटका देता है। तो जब गिरता है ना तो वहां पे बड़े आकार का गिरा है तो वहां भूकंप आ जाता है। तो भूकंप तो एक टेम्पोररी चीज है, कुछ सेकंड के लिए आता है, और उसके बाद वहां परमानेंट एक क्रेटर, एक गड्ढा बन जाता है, और बरसात का पानी उसमें भर जाता है तो एक तालाब बन जाता है। तो बुल्ढाना जिला में लोनार झील है। बुल्ढाना जिला में कौन झील है? लोनार झील। बुल्ढाना जिला में लोनार, कौन झील है? लोनार झील। तो बताइए लोनार झील कहाँ है? बुल्ढाना जिला। लोनार झील बुल्ढाना जिला में। कहाँ पे है? बुल्ढाना। मेरी ओर ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ये तो मुंबई है। एकदम नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा रत्नागिरी, एकदम नीचे समुद्र के किनारे एकदम नीचे रत्नागिरी। आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का अल्फांसो आम बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में अल्फांसो आम प्रसिद्ध है। कहाँ का? रत्नागिरी का। और अल्फांसो आम का टेस्ट अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंगो फ्रूटी स्लाइस ये जो पीते हैं, ये मैंगो जूस जो होता है, इसमें जो टेस्ट आता है ये नॉर्मल आम से थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है। वो कौन सी कैटेगरी है? अल्फांसो की। किसकी? अल्फांसो के। ऐसे तो नॉर्मली देखिएगा तो मैंगो फ्रूटी वगैरह अगर आप पीजिएगा या ये सब चीज, तो कई ऐसे भी मतलब ड्रिंक हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी का लेंगे, जैसे फ्लाइट वगैरह में या एयरपोर्ट में, तो उसमें आम का टुकड़ा भी रहता है, छोटा छोटा। उसमें नेचुरल आम का क्या होता है? टुकड़े रहते हैं, स्लाइस कटे रहते हैं उसमें आम के। उसमें ऐसे तो नॉर्मली समय नहीं देता, लेकिन जो ऐसे फ्लाइट वगैरह है उसमें नॉर्म्स बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। एकदम चीजें क्या करना है, एकदम ओरिजिनली रखना है, एकदम फ्रेश और ओरिजिनल रहना चाहिए। हाँ
तो और कौन चीज तुमको आम ले आके देगा, ये जो मार्केट में पीते हो? हाँ, अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध जगह कौन है? रत्नागिरी। कौन जगह है? रत्नागिरी। रत्नागिरी के बगल में देखिए कोल्हापुर। कौन जगह है? कोल्हापुर। और उसके ऊपर सतारा। सतारा, कोल्हापुर के ऊपर सतारा, कोल्हापुर के ऊपर मिल गया, कोल्हापुर के ऊपर सतारा। कोल्हापुर का एक चप्पल का ब्रांड बड़ा फेमस है, दूल्हा उल्हा को नहीं देखते, वो चप्पलवा पहनाता है ऐसे, कोल्हापुरी चप्पल बोलते हैं उसे। हाँ, उसे निकला रहता है ऐसे टाइप का। लड़ाई उड़ाई में देखिएगा ना, सेना वही पहनती थी चप्पल वप्पल। अकाई तो बियाह वगैरह में भी पहना देता है सब। हाँ, लड़ाई है? अरे बियाह में कहाँ लड़ाई होता है। हम एक बारात में गए थे तो भाग के आए थे, हम लोग छोटे थे, मतलब हम मैट्रिक या इंटर में पढ़ते होंगे। बाराती पिटा गया था सब। हम भागे चौरा वौरा में कूद के। खा रहे थे लोग, कोनो कांड हुआ, पिटाने लगा। गांव में बाराती पिटा जाता है। हाँ, खा रहे थे, बाराती को तो वो वाला प्लेटवा देता है, सिल्वर टाइप का रहता है, मोड़ लेते, देखे पिटाई चालू है, मोड़े एक दो और पूरी डाल लिया, भाग रहे भाई। लेके भाग गए, सोचे कि भाई एरिया हिल जाएगा, आदमी तो खाएगा। रास्ता भर में कुल सब्जियों में से डगर गया। शुक्ले आदमी पूरी खाया है हमें, और हम तो वो लेके भागे थे, कई को ऐसे भाग गया सब। और सबसे तकलीफ उसको हुआ ना जिसका चप्पल छूट गया था। भाग यहाँ से। और सब लिस्ट बना रहा था कि दूल्हा से वसूलल जाइए, हमारे चप्पल छूट गई। लो मार कर लिया था तो पता नहीं क्या। दूल्हा सब गाँव में ना कभी कभी अजीब करते, मजाक वजाक कैला के चक्कर में नोच दिया सब यहाँ। बोले दूल्हा को कोई मजाक करो तो एक लिमिट में धोकर नोच दिया उसका, यहाँ बकोट लिया, ब्लड आने लगा उसको। इहो जो नोचले तो धोकर हाथ में तोड़ दिया। दूल्हा अपने आप को सेनापति समझता है। पकड़ के धोकर हाथ में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब दोनों ओर से देव तबाता चालू। बाराती भाग गया। हाँ, दूल्हा पिटा गया। अब कौन पता कर रहा है सदिया हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसको चिंता है सदिया हुआ कि नहीं हुआ। अरे बाप रे, दुल्हावा को नहीं छोड़ता है सब बार बार। दुल्हा को पकड़ के बिया हुआ कर देता है, नहीं समझा, रूम में बंद कर देता है। बहुत रिस्क है जी, तुम लोग मैरिज हॉल में करना। गाँव में जाएगा तो कोल्हापुरी किस लिए? चप्पल वगैरह के लिए। इसके ऊपर ये सतारा, अंग्रेजों ने सबसे पहले हड़पा था तो सतारा को। अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा। राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले हड़पा था सतारा। किसे हड़पा? राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने पालन किया? डलहौजी ने। और सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा। सतारा को हड़पा था। उसके ऊपर महाबलेश्वर और उसके ऊपर पुणे। महाबलेश्वर और पुणे मिल गया। महाबलेश्वर और पुणे, महाबलेश्वर और पुणे। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आगे बढ़े। अरे जीनत परवीन कह रही है दूसरे के घर जाके नौटंकी करेगा तो दूल्हा पिटेबे करेगा। जीनत परवीन, दुल्हावा ज्यादा दिन नहीं रुकता है वहां। दुल्हावा एक ही दिन रुकता है वहां। आगे बढ़े। ये जगह कौन सा? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के ऊपर पुणे, फिल्म यूनिवर्सिटी पुणे। फिल्म यूनिवर्सिटी पुणे, उसी में फिल्म उलिम में दिखाया जाता है। यहाँ पे फिल्म के कैसे शूट करना है, क्या है, भूतहा सीन का शूटिंग कैसे होगा, टेंशन वाला सीन का शूटिंग कैसे होगा, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहाँ से गाना फिल्म बनेगा, कैसे गाना गाना है तेन, बड़े दुनिया भर का। तो फिल्म यूनिवर्सिटी कहाँ है? पुणे। मौसम अनुसंधान केंद्र पुणे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ है? पुणे।
पुणे में खड़गवासला जगह है, पुणे में पहाड़ी जगह है पूरा पुणे, एक और पहाड़ है और एक और समुद्र है। पुणे बड़ा, मुंबई के ये वाला एरिया में जितने शहर है सब ना, उसी शहर के सामने पहाड़ है, अब पहाड़ पे चढ़िएगा तो आगे समुद्र दिखेगा, बड़ा सुंदर दिखता है वो चीज़ है। तो पुणे, मौसम वेधशाला पुणे, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, पुणे जितने सेना में बड़े अफसर होते हैं वो ज़्यादातर एनडीए से जाते हैं, सीडीएस से भी जाते हैं, बट सीडीएस वाले एक समय के बाद उनको नीचे, उनसे आगे निकल जाते हैं कौन, एनडीए वाले। हालांकि दोनों जब जाते हैं तो एक सेम लेवल पे ही जाते हैं, बट लेफ्टिनेंट पे, कोई फ्लाइंग ऑफिसर पे, कोई लेफ्टिनेंट कमांडर पे, अलग नेवी एयरफोर्स सब में अलग अलग पोस्ट है, लेकिन ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कौन, एनडीए वाले। उनकी ट्रेनिंग भी लंबी होती है, ट्रेनिंग भी क्या होती है। अब देखिए किसी बच्चे को 12th से अगर एनडीए में उठा लिया, दाढ़ी मोछ नहीं रहता है 12th में, जब आदमी 12th पास करता है ना तो 12th अपीयरिंग में ही आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग भी जब 12th का एग्जाम दिए तो उसके 10 दिन बाद एनडीए का एग्जाम था। अमूमन मार्च अप्रैल में 12th होता था हम लोग के समय में, अब तो फरवरी में होता है ना। अरे वो घसकते रहता है कभी कभी, अपने दादाजी से पूछेगा, पिताजी से तो जून में होता था घसकते रहता है। तो एग्जाम दिए थे हम लोग और खत्म हुआ, 10-15 दिन बाद एनडीए का एग्जाम दे दिया। उसके बाद दुका एसएसबी चालू होता है, फिर उसमें एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, कहीं वो एसएस। अच्छा हमारे साथ एक लड़का छठा था ना, उसका गजब बेवकूफ़ी टाइप का छठा था, मतलब हम लोग के बैच का ही था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मेडिकल उडिकल सब चीज़ में फिट था। एक्चुअल क्या होता है ना, फ्लाइंग विंग में छठा नहीं था, मतलब उसको पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन पायलट एक ऐसा जॉब है ना एयरफोर्स का जिसका मैक्सिमम हाइट भी एक निर्धारित है। बाकी जॉब में तो मिनिमम है ना कि इतना कम से कम होना चाहिए, बट पायलट में क्या है ना, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। ऐसा ना कि ऊंट बैठा दीजिए उसमें राफेल जहाजिया में, खोपड़िया बाहर निकाल लटक गिल हो ऐसे उड़े तो, अरे उड़ जाओ उतर जी हो, तो उसमें ना जो है ना उसका मैक्सिमम हाइट भी है। तो हम लोग के बैच जब होता ना, वहां पे एक लड़का था, उसको फ्लाइंग विंग नहीं मिला, उसको ग्राउंड विंग मिला, क्योंकि ना फ्लाइंग विंग के लिए मिनिमम हाइट है कि कम से कम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम भी है 6.5 से ज्यादा चले जाओगे ना तो नहीं लेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सब 6.5 के लगभग, ऐसे तो 6 फीट का आदमी हो जाता है तो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन गांव में आपको एक दो को मिलेगा, सब कभी कभी दिखेगा ना, देखा अरे भाई साहब कुतुब मीनार कहां से चला है यहाँ पे। उसको बहुत शौक था क्या करने के लिए, फ्लाइंग के लिए, उसको क्या हो गया, ग्राउंड ड्यूटी मिल जाती है, सिलेक्शन हो ही जाता है, बट फिर आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा यहाँ पे। एनडीए बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, एक मतलब दाढ़ी मोछ नहीं है और आपका सिलेक्शन किस में हो गया, एनडीए में। उसके बाद फिर आपको देहरादून भेजा जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में। समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।